गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा जी। रिकॉर्डिंग शुरू भी कर दी, शाबाश। चालू रखना, खत्म मत करना रिकॉर्डिंग। ओके, 1-2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। आज जो बाकी बच्चे बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा आपके 4:30 बजे के बाद। इसके बाद कोई क्लास, सॉरी 5:30 बजे के बाद। इसके बाद कोई क्लास भी नहीं है, तो अपन आप लोगों से मैं अलग से पेपर डिस्कस कर लूंगा। क्लास अपन कंटिन्यू रखेंगे नॉर्मली, ठीक है? अदरवाइज अननेसेसरी डे वेस्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। मैं वापस से एडवाइस करूंगा आप सभी को कि आपकी जो टिग्नोमेट्रिक टेबल है ये एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत काम आती है। एज सच आपको इसको बनाने का तरीका तो बताया है मैंने, वो बना सकते हैं जल्दी से, मगर याद होती है तो थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी। ओके, तो चलो जितने आगे आगे, क्लास शुरू कर रहा हूँ। ये क्या हो गया भाई? हाँ जी बेटा जी, स्क्रीन विजिबल है कि सभी को? कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर स्क्रीन विजिबल है। ओके, हाँ जी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अपन ने अभी तक जो भी क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, जो भी आपको होमवर्क वगैरह दिया था, होमवर्क में दिया था एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली आपने कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो 2 मिनट बाद बता देना मेरे को, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस हमने किए थे, ये सभी क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन थी कि सारे के सारे सिंगल ट्रायंगल, सिंगल मतलब एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल था आपके पास, जिसमें आपको सॉल्यूशन निकालना था। ओके, आज से अपन जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं मोर देन वन ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, मोर देन वन ट्रायंगल में अपने पास टू ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन है। मोर देन टू ट्रायंगल्स में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्रूफ वाले ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम्स में भी कम ही आते हैं।
ठीक है। तो ये जो सेक्शन है टू ट्रायंगल्स वाला, जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, ये सॉरी, यहाँ पे हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपको कोई भी चीज या कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। आपकी इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, आपका ड्राइंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल सब अच्छा होना चाहिए, तब जाके समझ में आ पाता है। कुछ लोगों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इजी लगता है बिकॉज उनके बेसिस स्ट्रांग है। कुछ लोगों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये लगता है कि सर डायग्राम बना के दे दो, बाकी क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। इस चैप्टर में डायग्राम बन के आना क्वेश्चन में बहुत ही रेयर होता है। यूजुअली केवल स्टेटमेंट दिया जाता है, डायग्राम भले ही आपकी बुक में भी दे रखा हो, सर एग्जाम आप में बहुत। सर हाँ आप जी बोलो। रिकॉर्डिंग बंद कर। सर मैं आ गया। रिकॉर्डिंग तो चालू रखो बेटा। सर मैंने तो बोला था सर रिकॉर्ड करने को आप। नहीं चालू रखो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं सर। अब चालू है। हाँ जी। एग्जाम्स में ज्यादातर आपके पास क्वेश्चन ही लिखा आता है, डायग्राम बहुत कम आते हैं। एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि वो खुद से डायग्राम बना लेगा। ओके। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस आपको कुछ डमी मतलब कुछ डायग्राम बताने वाला हूँ जो यूजुअली अपने यूज में आते हैं। आपके टू ट्रायंगल्स वाले जो यूजुअल डायग्राम है वो कैसे कैसे दिखते हैं, आपको बनाने का जरूरत नहीं है, मैं केवल एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको कि किस किस तरह के डायग्राम आ सकते हैं। आपके पास पहला डायग्राम ऐसा हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, इस तरह का डायग्राम आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ हो सकता है, मतलब इसको इसके सामने मिरर रख दो, इसका मिरर अपोजिट भी आ जाएगा, कहने का मतलब है ये डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। एक ही बात है। ठीक है, मिरर अपोजिट भी हो सकता है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ डायग्राम जो कि हमने ड्रॉ किया था। इस टाइप के बहुत सारे डायग्राम होते हैं। इस टाइप के डायग्राम्स के लिए आपके पास क्या क्या रखा होता है, ABCD। इस टाइप के डायग्राम में ऐसा होता है कि यूजुअली दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इधर से कोई आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा होता है। ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि दो आदमी, एक ए पे खड़ा है एक बी पे खड़ा है, दोनों के दोनों सेम चीज देख रहे हैं। एक बच्चा ए पे खड़ा है एक बच्चा बी पॉइंट पे खड़ा है, और दोनों के दोनों आइसक्रीम के ट्रक पे नजर मार रहे हैं, तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम रहता है ये। यूजुअली ये होता है, सर मतलब एक और सबसे बार समझा दो, मैंने अभी अभी ज्वाइन करी है। बेटा मैं बस ये बता रहा हूँ कि काफी तरह के दो ट्रायंगल वाले डायग्राम मिलेंगे हमको। ठीक है। और दो ट्रायंगल वाले जो बेसिक डायग्राम है जो यूजुअल दिखते हैं आपको, वो बता रहा हूँ मैं। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे मैं कहूँ कि इसका डायग्राम बनाओ तो आपके पास, जैसे कि अपने पास प्री फॉर्मेट वाली चीज बता दे रहा हूँ मैं। कैसे समझाना चाह रहा हूँ मैं कि इनमें से ही डायग्राम आते हैं, ये तीन चार तरह के डायग्राम होते हैं, इनमें से ही कोई डायग्राम लगता है आपका। तो आपको अगर आइडिया होगा कि क्या क्या डायग्राम है, तो आप बेटर जज कर सकते हैं कि कौन सा डायग्राम लग सकता है। एक तो ये डायग्राम लगता है जो भी बताया मैंने। दूसरा और डायग्राम जो है वो इस तरह से दिखता है, इसी को थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया गया है कि आपके पास ये बेस है, ये हाइट है, और हाइट से एक यहाँ पे, और एक हाइपोटेनिस, दो हाइपोटेनिस वाला डायग्राम। ठीक है दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस तरह से। ओके। इसके अलावा हमारे पास और डायग्राम क्या हो सकता है, इनके अलावा और डायग्राम हमारे पास ऐसे हो सकता है कि एक पोल ये है, एक पोल ये है, ग्राउंड पे कुछ है नहीं, ये इसका ग्राउंड देख रहा है, ये इसका ग्राउंड देख रहा है। ओके। इसके अलावा डायग्राम ऐसे हो सकता है, एक पोल छोटा है, ये दूसरा पोल बड़ा है, ये पहले इसका टॉप देख रखा है फिर इसका ग्राउंड देख रहा है। ठीक है। इसी तरह से ये भी डायग्राम हो सकता है। ठीक है। और एक बार दो पोल सेम हाइट के, दोनों एक दूसरे का फुट देख रहे हैं। ओके।
और क्या हो सकता है? और एक पहाड़ वाला डायग्राम होता है कि आपके पास एक हाइट पे एक आदमी खड़ा है, वो उसके लेफ्ट में और राइट में हमको कुछ कुछ दिख रहा होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यूजुअली इस तरह के कुछ डायग्राम होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक ही डायग्राम है जो आपके पास आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ दिस 7 डायग्राम्स यूजुअली आपके पास डायग्राम आएगा। ठीक है, इसके अलावा दो तरह के डायग्राम्स और होते हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, बट आमतौर पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इन 7 डायग्राम्स में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं। ये केवल रैंडमली बता रहा था मैं कि क्या क्या किस किस तरह के आपके डायग्राम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। स्लाइड्स का मतलब बता सकता है कोई मुझे क्या होता है? स्विंग वाली स्लाइड। बेटा या तो स्लाइड करते हैं या स्विंग करते हैं, बाकी स्लाइड का मतलब कोई बता सकता है फिसल मुझे? पट्टी। ऊपर से हाँ, स्लाइड का मतलब होता है फिसल पट्टी। ठीक है, खेलने में आपके जो गार्डन होता है वहां पे जो स्लाइड है दैट इज फिसल पट्टी। ठीक है, यूजुअली स्लाइड का क्या मतलब होता है? फिसल जाना, स्लाइड कर दो। ओके, तो फिसल पट्टी है पार्क में। अब फिसल पट्टी सभी को पता है, इस तरह की कुछ दिखती है। यहाँ पे सीढ़ी होती है जिसपे आप चढ़ते हो और ऐसे फिसल जाते हो, और ये ग्राउंड होता है। ठीक है, ऐसी कुछ रहती है फिसल पट्टी। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, उसको 2 फिसल पट्टी लगानी है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years। ओके, एंड she prefers to have a अच्छा, for children below 5 years she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 मीटर। 5 साल के बच्चों 5 साल तक के बच्चों के लिए वो जो स्लाइड बनाना चाहती है उसकी हाइट तो 1.5 मीटर है। 5 साल के बच्चों तक 5 साल तक के बच्चों के लिए वो जो स्लाइड बनाना चाहती है उसकी हाइट जो है दैट इज 1.5 मीटर। ए बी सी नाम दे देते हैं इसको, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा बी पे। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है इसका है, सॉरी 60 लिख दिया, 30 डिग्री। ओके, ध्यान रखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इन्होंने इंक्लाइंड एंगल बोला है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में बात। ठीक है, तो क्वेश्चन से मेरे को ये समझ में आएगा कि ऊपर से हम एंगल तो नहीं नापेंगे, नीचे से स्लाइड का एंगल नापते हैं। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए वो जो स्लाइड बनाना चाहती है उसकी हाइट होना चाहिए 3 मीटर। पी क्यू आर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। आपको ये बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्लाइड। अच्छा जी, ट्राइंगल एबीसी में कोई मेरे को बता सकता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड? लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या होगा? एबी होगा, बीसी होगा या एसी होगा? अगर ए एंगल बी से लेंगे तो AC A वेरी गुड, एसी। ए AC बी हाँ जी, लेंथ ऑफ द स्लाइड आपके पास एसी होगा। लेंथ ऑफ द स्लाइड मतलब जिसपे फिसल के नीचे आओगे, वो लेंथ ऑफ द स्लाइड के बारे में पूछा है। हाइट ऑफ द स्लाइड नहीं पूछा हमसे, ए बी पूछा होता तो हाइट ऑफ द स्लाइड बोला होता। लेंथ ऑफ द स्लाइड मतलब कितना फिसल के नीचे आओगे। आई क्या बात समझ में? तो आपको दोनों ही ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस निकालना है। सर AC 3 मीटर है। ओके, सर ट्रायंगल नंबर 1 के लिए 3 मीटर आ रही है मेरी भी। ठीक है बेटा।
सेकंड सर वाले पी ट्रायंगल क्यू में 2 हाइपोटेनस है रूट 3 PR। सर PR है 6√3/3। 6 रूट मतलब 2 रूट 3 सिंप्लीफाई करके 2 रूट 3। 2√3। ओके हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें? कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा? सर सेकंड में साइन 60 लेंगे। सेकेंड में साइन 60 लगेगा, बिल्कुल। ओके ओके चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने तब भी डिस्कस किया था, डायग्राम बनाया था मैंने। वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। Example number 4 is from a point P on the ground, the angle of elevation of top of a 10 meter tall building is 30 डिग्री। क्या है आपके पास ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, इस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे इस पॉइंट P के सामने, ठीक है, सामने आप लेफ्ट हैंड साइड सामने भी बना सकते हो, राइट हैंड साइड भी सामने भी बना सकते हो, एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है और उस पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन है। दिस इज 10 मीटर टॉल बिल्डिंग और इस पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब पॉइंट P से तो चीज ऑब्जर्व हो रही है और पॉइंट P पे जो भी खड़ा है वो इसका टॉप चेक कर रहा है। ओके और आगे क्या कह रखा है? द फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है उसके टॉप पे ऐसे डंडा लगा के एक झंडा फहरा रखे, ठीक है। तो पॉइंट P से दो काम करे जा रहे हैं, एक तो बिल्डिंग का टॉप नोटिस किया जा रहा है और एक झंडे का टॉप नोटिस किया जा रहा है। जब बिल्डिंग का टॉप नोटिस किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 30 डिग्री। जब झंडे का टॉप नोटिस किया देन एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 45 डिग्री। मतलब कि ए बी सी, यहाँ पे आपके पास एंगल ए पी सी इज 45 डिग्री and angle BPC is 30 डिग्री। ओके सर हाँ जी, सर PC की लेंथ 10√3 है मीटर। PC 10√3 मीटर। का लेंथ 10√3 मीटर। ओके फाइनली यू हैव टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। आपको AB का वैल्यू निकालना है। AB का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले AC का वैल्यू निकालेंगे। फिर से बताओगे क्या? ओके ये समझ में आया बेटा? व्हाइट वाला ट्राइंगल PBC, ये क्या कह रखा है कि BC जो है दैट इज अ बिल्डिंग 10 मीटर हाई। BC जो है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर। BC के टॉप पे P पॉइंट से कोई देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। उसके बाद B पॉइंट पे, ये जो B पॉइंट है बिल्डिंग का जो टॉप है, इसके ऊपर कुछ मीटर ऊपर एक झंडा फहरा रहा है, ठीक है। अब झंडा जो है एक डंडे पे फहराया जा रहा है, डंडा जो है बिल्डिंग से थोड़ी हाइट पे होगा। हमको ये कहा गया है कि सेम पॉइंट P से अगर देखा जाए तो झंडे का जो टॉप होगा उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा। आया क्या समझ में? सर AB की जो हाइट है वो √3 मीटर है। आपने बेटा गलत माइनस किया है। √3 मीटर है, श्योर हो? सर एक और बार चेक कर लेती हूँ। सर हमें सर क्या फाइंड करना है? बेटा हमें AB लेंथ फाइंड करना है।
ए बी लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी माइनस बी सी। तो बी सी लेंथ हमको दे रखा है 10 मीटर, हमारा टारगेट है ए सी लेंथ निकालना। अब बेटा सामने ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, तो टू ट्रायंगल क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या, यही प्रोसीजर है। आप क्या करते हो, एक ट्रायंगल आपको ऐसा दे रखा होगा जिसमें काफी सारी चीजें दे रखी होंगी, जो कि है हमारे पास बी सी पी। बी सी पी ट्रायंगल में हमको लेंथ दे रखा है और एंगल दे रखा है। ठीक है, आपके पास हमेशा जो दो ट्रायंगल दे रखे होंगे, टू ट्रायंगल फिगर जो होगा, यहाँ पे हमेशा एक ना एक साइड ऐसी होगी दोनों ट्रायंगल में, जो दोनों ट्रायंगल के लिए जिसका लेंथ बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, इन दोनों ही ट्रायंगल में पीसी वाली जो साइड है वो सेम है। और ऐसा हर बार होगा आपके पास। आपके पास जो भी दो तीन ट्रायंगल दे रखे हैं उनमें कम से कम एक ऐसी कॉमन साइड आएगी। तो हमको क्या करना है, कॉमन साइड का यूज करना है। कैसे, हम जिस ट्रायंगल में लेंथ दे रखा है ट्रायंगल बी पी सी, इस ट्रायंगल में जो लेंथ दे रखा है, जो एंगल दे रखा है, उसकी मदद से कॉमन साइड का वैल्यू निकालेंगे। कॉमन साइड का वैल्यू निकालने के बाद हम दूसरे ट्रायंगल में एंटर करेंगे जिसमें एंगल 45 डिग्री दे रखा है, ए सी पी, और ये लेंथ हमने डिटरमाइन कर ली। और इसकी मदद से फिर से हम हाइट डिटरमाइन करेंगे। आई क्या बात समझ में? सर हाँ जी। सर मैंने रीचेक किया, आंसर सर 10√3 - 10 होगा। हाँ जी बेटा, आंसर इज 10√3 - 10। ओके, इसको एक बार मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी पी सी। इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल बी पी सी आपके पास मेरे को परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस का वैल्यू फाइंड करना। ओके, बेस का वैल्यू इसलिए फाइंड करना है बिकॉज बेस इज द कॉमन साइड। अगर हाइपोटेनस कॉमन होता तो मैं हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करता। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस PC। तो यहाँ पे आपके पास tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC का वैल्यू 10 है और PC एज इट इज। tan 30 डिग्री इज 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन PC। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास PC का वैल्यू हो जाएगा 10√3, और आप चाहें तो यूनिट मीटर भी लगा सकते। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रायंगल। ऐसा मेंशन करना जरूरी है कि किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल बीपीसी लिखना जरूरी है, इन ट्रायंगल एपीसी लिखना जरूरी है। इस ट्रायंगल में वापस से 10, पहले मैं थीटा ले चुका हूं, तो मैं लेके चलूंगा दूसरा एंगल, 10 अल्फा ले लिया मैंने। 10 अल्फा इज परपेंडिकुलर AC और बेस PC। तो 10 अल्फा, अल्फा यहाँ पे है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AC है हमारे पास नहीं पता हमको, PC का वैल्यू हमको पता है 10√3। 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन 10√3, और इस तरह से आपके पास AC का वैल्यू हो जाएगा 10√3। ओके, AC का वैल्यू निकालने के बाद हमको क्या करना है, हमारा हो गया। उसके बाद AC का वैल्यू हमारे पास 10√3 मीटर आ गया। बट हमें AC में इंटरेस्ट नहीं है, वी हैव टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ AB। फ्लैग स्टाफ, ये जो फ्लैग स्टाफ है मतलब फ्लैग जो है जिस पोल पे होस्ट कर रखा है, होइस्ट कर रखा है, उसका लेंथ चाहिए। तो फ्लैग स्टाफ का वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे AB विल बी इक्वल टू, AC में से BC अगर माइनस कर दें तो हमारे पास AB आ जाएगा। इस डायग्राम में AC में से BC माइनस कर दें तो AB आ जाएगा। AC का लेंथ हमारे पास 10√3 है और BC का लेंथ हमारे पास 10। क्वेश्चन में हमको √3 का वैल्यू दे रखा है, √3 का वैल्यू दे रखा है 1.732।
तो सबसे पहले मैं कॉमन लूंगा, √3 -1, √3 का वैल्यू पुट करूंगा, 1.732 -1, this will be 10 into 0.732 और this will be 7.32 मीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। अगर √3 का वैल्यू नहीं दे रखा होता तो 10 √3 -1 यहीं पे हम रोक देते, क्योंकि हमको √3 का वैल्यू दे रखा है तो हमने √3 का वैल्यू पुट कर दिया और उस हिसाब से आंसर निकाल दिया। सर AC तो 10 आया है ना? बेटा AC तो 10 √3 आया है। वापस दिखाऊं क्या? यस सर। AC का वैल्यू 10 √3 आया बेटा। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। नो सर। किसी का रह गया हो तो बोल दो, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 का एज सच जो डायग्राम है वो बुक में दे रखा है, बट वंस अगेन डायग्राम बनाने का हमको प्रैक्टिस करना है, तो विल ड्रॉ द डायग्राम। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer than the sun's altitude when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। एक बार मैं इसका रफ डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद मैं वो डायग्राम बनाऊंगा जिसको लेके हम सॉल्व करेंगे। देखो, मान लो यहाँ सूरज है, ये सूरज है। ये डायग्राम मत बना लेना कॉपी में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, सूरज एकदम सर पे होता है तो बेटा शेडो किधर होती है? behind the object, सर ऑपोजिट साइड। है opposite side होती है ना। बेटा सर 12 सामने की बजे 12 बजे एकदम 12 बजे दिन के दोपहरी के 12 बजे जब सन एकदम आपके सर पे होता है तो आपकी शेडो कहाँ होती है? सर Ground बॉडी के नीचे। सामने, ऑब्जेक्ट के बॉडी के सामने, सामने? ऑब्जेक्ट के सामने। सर बिल्कुल सर पे। नीचे सर होती होती है भी है। पैरों में। ग्राउंड पे। पैरों के नीचे। हाँ, पैरों के नीचे होती है, सर पे कैसे आ गई? सर पे किसकी शेडो बनती है भाई ये? सर मैं सॉरी सर, सन मैंने सोचा, सर मैंने सन लगा मुझे। अच्छा ठीक है, तो तब एकदम पैरों पे होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज और देखो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। रात को कभी आजकल तो घूमते घूमते हो गए रात को, तो बाहर जब आप निकलते हो, ये एक लैंप पोस्ट है, ठीक है। ये एक लैंप पोस्ट है जिसके ऊपर बल्ब लग रहा है और ये बल्ब चालू है। अच्छा जी, अब मेरे को ये बताओ कि लैंप पोस्ट के एक मिनट, दो आदमी हैं। एक आदमी तो ये है, सॉरी लड़कियां ले लेते हैं, दो लड़कियां हैं। एक लड़की ये है और एक लड़की ये है। ये लड़की है 1, ये लड़की है 2। ये मेरे को बताओ कि कौन सी लड़की की शेडो बड़ी होगी, लड़की 1 की या लड़की 2 की? 1 की। 1 की। 1 की। सर 1 की। सर 1 की। लड़की 1 की शेडो बड़ी होगी। सर 2 शायद। 2 की। यस सर 1 की होगी। अच्छा चलो सर भाई, 1 1 सर वाला 2 बताओ भाई, रीजन बताओ क्यों? The source of light के ज्यादा पास। अच्छा, और 2 वाले रीजन बताओ भाई। उतना बड़ा होगा और सर सर दूर जितना है, दूर दूर है होगा वो। ऑब्जेक्ट से वो उतना छोटा। सर वो लाइट से दूर है तो सर सेकंड हाँ वाले जी, की। गुड। सेकेंड वाले की सोर्स ऑफ लाइट से देखो, सोर्स ऑफ लाइट अपना स्टेशनरी है, ओके। ये ये आप दीवार वाला सोच रहे हो कि दीवार में सोर्स ऑफ लाइट के जितने पास जाओगे, सोर्स ऑफ लाइट के ऐसे पास नहीं जा रहे, ठीक है। यहाँ यहाँ पे नहीं हो आप सोर्स ऑफ लाइट के, आप सोर्स ऑफ लाइट के यहाँ पे हो, तो यहाँ पे आपके पास जो आ रही है ना लाइट, तो वो ऐसे टेढ़ी होके आती है। तो इसमें अगर आप शेडो क्रिएट करते हो तो ये जो लड़की है इसका शेडो इतना बनेगा,
और ये जो दूसरी लड़की है इसका शेडो इतना बनेगा। समझ में आई क्या बात? तो ये देख के मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि किस लड़की की शेडो बड़ी बनेगी। आया बेटा समझ में? कंपेयर कर पा रहे हो? यस सर। पहली लड़की है उसकी शेडो यहाँ से यहाँ तक बनेगी, दूसरी लड़की है उसकी शेडो यहाँ से यहाँ तक बनेगी, तो सेकंड लड़की की शेडो बनेगी। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब समझा तो दिया ही मैंने। अब ये समझ लो कि लाइट सोर्स से क्या है कि हम, आप जो लाइट सोर्स सोच रहे हो ना वो ऐसे है कि ये लाइट सोर्स है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, किसकी शेडो बड़ी होगी। ये आपकी बात सही है, मगर लाइट सोर्स के अपन जस्ट सामने नहीं है, हम लाइट सोर्स के ऐसे वर्टिकली है। ठीक है, लाइट सोर्स अपनी जगह पे कांस्टेंट है और हम ऐसे वर्टिकली है, तो हमारे पास ऐसे वर्टिकल वाली चीज आएगी, थोड़ा टेढ़ी वाली चीज आएगी। ओके, तो हमारे पास इस तरह से है टिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपसे फर्स्ट लेक्चर में कि टिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें हम मान के चले। तो टिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक चीज है जो आपको याद रखनी है कि लाइट सोर्स से जितना दूर जाएंगे उतनी बड़ी शेडो है, जितना पास रहेंगे उतनी छोटी शेडो। ठीक है, इसी तरह से एंगल के बारे में भी रहेगा, लाइट सोर्स से जितना पास रहेंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना दूर रहेंगे शेडो का और ग्राउंड का उतना छोटा एंगल बनेगा। आई क्या बात समझ में? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, अब यही डायग्राम हम कैरी ऑन करते हैं इसके लिए भी। क्वेश्चन ये है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। आपके पास एक ये सॉरी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये हमारे पास एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर एक टावर खड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं ले रहे, छोटा सा एक टावर ले रहे। अब इस टावर के आगे कहीं पे यहाँ पे एक लाइट सोर्स है। ठीक है, पॉइंट से दिखा रहे हैं, सूरज बनाने की जरूरत नहीं। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 डिग्री। आपसे कहा गया है कि इसकी शेडो दो टाइम पे बन रही है। दो टाइम पे कैसे बन रही है? एक बार तो इसकी शेडो छोटी बन रही है और एक बार इसकी शेडो बड़ी बन रही है। ठीक है, छोटी शेडो कब बनेगी? 30 डिग्री पे छोटी शेडो बनेगी कि 60 डिग्री पे छोटी शेडो बनेगी? 60। वेरी गुड, 60 60 डिग्री डिग्री। पे छोटी शेडो बनेगी। 60। 60 डिग्री पे छोटी शेडो बनेगी और 30 डिग्री पे अपनी बड़ी शेडो बनेगी। आ गई क्या बात समझ में? तो सन लाइट सोर्स मतलब सन जो है जब यहाँ पे होगा तब ये 30 डिग्री वाली शेडो बनेगी, और सन जो है यहाँ पे सर पे होगा तब ये 60 डिग्री वाली शेडो बनेगी। ओके, अच्छा जी, हमको क्या कह रखा है कि ये जो 30 डिग्री वाली शेडो है और ये 60 डिग्री वाली शेडो है, इन दोनों में जो डिफरेंस है लेंथ का, दैट इज 40 मीटर। क्वेश्चन ने आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं। डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये पोल हो गया, दिस इज 30 डिग्री एंड अनदर वन 60, सॉरी पहला 60 डिग्री दूसरा 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है ए बी सी डी। आपसे कह रहा है द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड मतलब समतल सतह, is found to be 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 डिग्री। जब सन के एल्टीट्यूड 30 डिग्री है और जब सन के एल्टीट्यूड 60 डिग्री है, तो शेडो की लेंथ में डिफरेंस, शेडो की लेंथ में डिफरेंस है। जब सन के एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो शेडो का लेंथ था BD, जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है तो शेडो का लेंथ था BC। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज CD। ये लेंथ आपको 40 मीटर दे रखा है।
और हमको हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है, ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इस बार क्वेश्चन में क्या है कि हमको कोई भी लेंथ, मतलब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी है, दूसरा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। दोनों ही ट्रायंगल में हमें कोई सी भी लेंथ नहीं दे रखी। हमको ना ट्रायंगल ए बी सी में कोई लेंथ दे रखी है, ना ए बी डी में किसी भी साइड का फुल वैल्यू दे रखा है। डी सी का वैल्यू दे रखा है हमको। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। ओके सर अच्छा। सर हाँ एक जी बार भाई। वापस। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी डी और ए बी सी, दोनों ही ट्रायंगल में हमारे पास कोई भी लेंथ नहीं दे रखी। हमको ना ए बी का वैल्यू दे रखा है, ना बी सी का वैल्यू दे रखा है, ना ए बी डी का वैल्यू दे रखा है, ना ए सी का वैल्यू दे रखा है, ना ए डी का वैल्यू दे रखा है। दोनों ही ट्रायंगल की किसी भी साइड का, किसी भी एक साइड का फुल वैल्यू नहीं है हमारे पास। ये बात आई क्या समझ में? ओके सर तो हाँ जी, बोलना चाहता है कोई कुछ? जी सर। सर जी बोलो। इसमें क्वेश्चन की सेकंड लाइन में लिखा है ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 तो मीटर सर लॉन्गर। हाँ यस सर। तो सर जब 30 डिग्री का एंगल है तो अगर ग्राउंड का देखा जाए तो सर बीडी पूरा ग्राउंड होगा ना सर 30 डिग्री के हाँ जी रिस्पेक्ट में। तो बिल्कुल। सर फिर अपन बीडी पूरे को 40 मीटर मानेंगे ना सर? नहीं मान सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गर जो वर्ड यूज किया गया है, ये लॉन्गर वर्ड यूज किया गया है कंपैरिजन के लिए। अगर हमें लेंथ दी होती तो लॉन्ग लिखा होता। लॉन्गर बोला है तो किसी के रिस्पेक्ट में, किसी से ज्यादा है वो। किससे ज्यादा है? ओके बीसी की लेंथ से ज्यादा है। ओके सर। ओके थैंक यू सर। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है कि अब देखो, हमारा जो अप्रोच रहेगा हर क्वेश्चन में सेम अप्रोच रहेगा, सेम ही रखना है आपको भी। हमारा अप्रोच हर क्वेश्चन में यही रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर बोथ द ट्रायंगल्स वी हैव टू डिटरमाइन द कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड क्या है? ए बी बी डी। ए बी है। वेरी गुड। दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड ए बी है, तो मैं ए बी को एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, आप ए बी लेके भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर मैं ए बी को एक्स मान लेता हूँ, लिखने में थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लो, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सर बना दी। बना लिया? सबने बना लिया? ओके। ये फालतू चीजें लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, लेट कर लेना ए बी एक्स है। लेट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ए बी एक्स नहीं करते यार, ए बी एक्स करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा। बीसी लेट कर लो भाई। लेट बीसी इज एक्स मीटर। बीसी लेट कर लो एक्स मीटर। अच्छा जी, अगर मैं बीसी एक्स लेट करूंगा तो बीडी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 40। एक्स प्लस एक्स प्लस 40। एक्स 40। प्लस प्लस 40 ओके। अच्छा जी, अब अपन सिंपली वही काम करेंगे जो पहले करते हैं। सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस है मेरा बीसी। अच्छा जी, tan 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? √3। वेरी गुड। तो रूट रूट थ्री 3। विल बी इक्वल टू, गुड, ए बी अपॉन बी सी का वैल्यू है x। इसका मतलब ए बी का आंसर आया √3x। किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं होना चाहिए, आसान है। इसी तरह से मैं दूसरे ट्रायंगल में बात करूंगा। इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी ट्रायंगल के अंदर क्या है? वही tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। हाँ जी, tan 30 डिग्री इज 1/√3। 1/√3। और बी डी का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 40 एक्स x प्लस प्लस। 40। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ए बी की जगह √3x लिख सकते हैं क्या? यस यस सर सर। तो ए बी की जगह लिख दिया √3x। कैसे? फ्रॉम
इक्वेशन 1। ओके, अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। चेक करो x का वैल्यू कितना आ रहा है, निकाल के देखो। सर 20। सर 20। सर 20 20। आ रहा सर 20 है। x का वैल्यू 20 आ रहा है, तो हाइट कितना होगा पोल का ये निकाल सकते हो, हाइट ऑफ द टावर यस सर। निकाल लो। तो 20√3। सर 20 गुड, अंडर रूट 3। सर 20 20 रूट 3 बिल्कुल meters। करेक्ट है। यहाँ मीटर्स, वेरी गुड। यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमको क्योंकि √3 का वैल्यू नहीं दे रखा तो हम पुट भी नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ए बी इज इक्वल्स टू 20 अंडर √3। दिस इज वन ऑफ द मॉडरेट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आपके इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, आ जाते हैं अगर आपको समझ में, तो एग्जाम्स में आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चंस आएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से एक तो आप 100% कर लोगे और दूसरा आप मोर देन 50% कर पाओगे। सर ये भी क्या? हाँ जी, बोलो बेटा। सर ए बी फिर सर 20 अंडर रूट 3 हुआ ना? हाँ, 20 अंडर √3 तो लिखा मैंने भी। ओके सर। ओके, एक्स का वैल्यू आपके पास 20 मीटर आएगा और ए बी का वैल्यू आएगा आपके पास 20√3 मीटर। किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क के लिए दिया था, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर किसी को इन दोनों में से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा और ट्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो क्या है ये? ग्राउंड लेवल है। एक मिनट, ये ग्राउंड लेवल है आपका। इस ग्राउंड लेवल पे दो लोग हैं, दो चीजें हैं। एक तो एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर टॉल वाला, और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ओके, तो लड़के की हाइट हमने मार्क की 1.5 मीटर और बिल्डिंग की हाइट हमने लिखी 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से, मतलब ऑब्वियसली आंखों से ही देखेगा, मगर इन्होंने लिख रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। तो हमको क्या करना है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है बिल्डिंग के टॉप पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग के लिए हमारे पास एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। आप नॉर्मल वाली जो लाइन बनाएंगे वो डैश डैश करके बनाना। ठीक है, डैश डैश कैसे? ऐसे। ओके, तो ये नॉर्मल वाली लाइन हो गई। नॉर्मल मतलब हम जो एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं दैट इज अवर नॉर्मल। और इस पॉइंट से नॉर्मल से एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इसने दो बात कही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। हाँ जी, तो ये बताओ मेरे को कि एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री के तक, तो
ये जो लड़का है ये बिल्डिंग के पास जा रहा है या बिल्डिंग से दूर जा रहा सर पास जा रहा है। सर पास जा है? रहा है। वेरी गुड, बिल्डिंग के पास जा सर रहा है, पास लिखा जा हुआ रहा भी है यहाँ पे ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के पास जा रहा है। ठीक है, तो बिल्डिंग के पास यहाँ भेज देते हैं उसको। एक यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एक उधर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। लड़के की हाइट सेम रहेगी दोनों ही केस में। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनाओ ना, इस पे ये एरो लगाना। ये एरो जब ऊपर की तरफ पॉइंट करता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताता है। जब एरो ऐसे नीचे की तरफ पॉइंट करेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताएगा। क्वेश्चन आएगा तो मैं डायग्राम बना के समझा दूंगा एक बार वापस से, अगर एरोज लगा लेना। और दूसरा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, और नाम दे देते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर। जो मर्जी करे नाम दे दो, नाम में तो क्या रखा है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, किसी को डाउट? यहाँ पे आपके पास ए आर लेंथ दे रखा है 30 मीटर, पी लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर। तो कोई मेरे को बता सकता है डी आर कितना होगा? 1.5 meters. 1.5 सर मीटर 1.5 1.5 मीटर। और एडी कितना होगा? सर 1.5 प्लस 30 है सर 30 प्लस क्यों? 1.5 प्लस Sir, क्यों? 30 minus 1.5. सर माइनस 1.5 सर 28.5 मीटर। एडी की लेंथ होगी 28.5 मीटर। ओके, तो ये भी आपके डायग्राम में मेंशन कर लेना, आगे पीछे कैसे भी लगा के। एडी की वैल्यू 28.5 मीटर। ओके, अब क्या है कि देखो, अब एक बात सुनो और समझो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम गिवन टू प्रूव वगैरह जैसी चीजें नहीं लिखते। ठीक है, उसका रीजन ये है कि हम एक बहुत ही अच्छा लेबल डायग्राम बनाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना कंपलसरी है। डायग्राम के आपके 50% तक मार्क्स होते हैं। आपका डायग्राम एकदम लेबल्ड होना चाहिए। जो जो लेंथ आपने निकाली है या जो जो लेंथ आप निकाल रहे हो, जो जो लेंथ दे रखी है, जो जो एंगल बता रखे हैं, वो सारे के सारे आपके डायग्राम में प्रॉपरली मेंशन्ड होने चाहिए। इसका ध्यान रखना, नहीं तो आपको ये सारी चीजें अलग से लिखनी पड़ेगी जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट के साथ लेंथ मेंशन होनी चाहिए, आपकी डिग्री लगी होनी चाहिए एंगल्स के ऊपर। हाँ जी बोलो। सर आपने ये AR 30 क्यों लिख रखा है? बेटा ए आर नहीं है, एडी है 30। देखो लिखा हुआ भी है एडी 30। सर ये सॉरी AD तो आपने 28.5 सॉरी सॉरी सर सॉरी सॉरी, ए आर 30 है। लेंथ ऑफ द बिल्डिंग है बेटा, लेंथ ऑफ दिस टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉलनेस आर पॉइंट से तो गिनेंगे, उसके फुट से उसके टॉप तक। सर तो ये तो 1.5 पे तो 31.5 होना चाहिए ना। बेटा यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो है 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 1.5। आपको ये पूछा है प्लस करके निकालोगे कि माइनस करके? आया? हाँ सर। ओके, हाँ जी। अब देखो वापस से, ट्रायंगल कौन कौन से लोगे आप लोग? AQPR ABCACD एक तो ABC ट्रायंगल AD. लोगे आप ए बी डी, और एक ट्रायंगल लोगे आप ए सी डी। ओके, ये दो ट्रायंगल लोगे। दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है? एडी एडी। AD. अच्छा, मगर यहाँ पे एडी निकालने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमसे ये पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब से कि आपको पीक्यू का लेंथ पूछा गया है। पीक्यू निकालो या बीसी निकालो, एक ही बात है। ठीक है, बीसी कैसे निकालोगे?
सर दोनों ट्रायंगल का बेस निकाल के ऐड कर। माइनस हाँ सर। दोनों टोटल ट्रायंगल का बेस निकाल के सबट्रैक्शन कर दीजिए। बीडी लेंथ निकालिए ट्रायंगल एबीडी में से, और डीसी लेंथ निकालिए ट्रायंगल एडीसी में से, और दोनों को माइनस कर दीजिए। आपके पास आंसर आ जाएगा। करके देखिए, कर पा रहे हैं तो। सर और ढंग बेसिकली से हमें लिखना। बीसी की लेंथ फाइंड करनी है ना? हाँ, ए बीडी और डीसी दोनों। सर BD 2.8√3 ओके एंड सर DC 2.8√3/3। ओके और सर सब्ट्रैक्शन के बाद BC की जो लेंथ है वो 5.6√3/3। ओके बेटा। सर मेरा तो अलग है। सर 38√3/2। सर करेक्ट आंसर क्या है? कर रहे हैं बेटा, अभी पता चल जाएगा। सर CD क्या है? आ रहा है बेटा। अपॉन CD। नाइनटीन रूट थ्री। 15, 3 to 24, 3 to 6. हम्म, 15 में से 8 गए तो 5 और 2 7, और 7 में से 2 गए तो 5। बेटा मेरा 57√3/3 आ रहा है, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 57√3/3। 3 1 3 3 9 19√3। 19 फाइनल आंसर आपका 19√3 आ रहा है। रेशनलाइज करोगे फाइनली आपके पास 19√3 मीटर आंसर आ रहा है। हाँ जी, कोई है जिसका गलत आंसर आ रहा है? सर 28.5 को पहले ही 57.2 ले सकते। ले लो बेटा। उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करोगे, मैं आपको रोक नहीं सकता, कैसे भी कैलकुलेट करो, बट फाइनल आंसर कैसे भी निकालो 19√3 आएगा। किसी को डाउट है तो बोल दो। जैसा कि आपको क्वेश्चंस कर करके समझ में भी आ रहा होगा कि आपको रेशनलाइजेशन करना है काफी सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो जो 9th क्लास में आपने रेशनलाइजेशन सीखा था उसका ध्यान रखना।
ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि आगे जाके मैथ्स लेना है तो 11th क्लास में 12th क्लास में बहुत काम आएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अगेन बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक क्वेश्चन है, आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप लोगों को 4-5 मिनट देता हूँ, कर लीजिए अपने हिसाब से। और अगर किसी को रीडिंग में नहीं आ रहा तो बोल देना, मैं पढ़ के बता दूंगा। सर डायग्राम बना दो। डायग्राम इसीलिए तो मैं तुमको दिया भाई, एक बार डायग्राम बनाओ, देखो कैसे बनता है, सही बनता है गलत बनता है। सर हाँ जी, देखो घबराओ मत, हो सकता है एक बार में गलत बने, अगली बार सही बन जाए। 2-4 डायग्राम बनाओ, उसको डायग्राम बना के फिर क्वेश्चन 1-2 बार वापस पढ़ो, चेक करो कि आपका डायग्राम एकदम फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अगर नहीं बैठ रहा तो वापस से ट्राई करो। कर करके ही होगा बेटा, एक्सपेरिमेंट 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 एंड देन विन। सर वो शैडो जैसा डायग्राम बनेगा। शैडो के जैसा डायग्राम बनेगा? सर बन गया तो सर, बताऊंगा। नहीं, शैडो के जैसा तो नहीं बनेगा। सर टावर की हाइट है 20 मीटर माइनस 20√3 मीटर। सर सही सही है है? बेटा, सही है एकदम। हमने जो फ्लैग वाला क्वेश्चन किया था ना बेटा, वैसा डायग्राम बनेगा, फ्लैग पोस्ट वाला, फ्लैग स्टाफ वाला जो क्वेश्चन किया था ना, वैसा डायग्राम बनेगा। ये सर मेरा वैसा ही बना। हाँ सर आंसर क्या आ रहा है? 20√3 माइनस 20 मीटर्स। हाँ जी बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 20√3 माइनस 20 मीटर, या फिर पीछे आपके बुक में आंसर इस फॉर्म में दे रखा होगा, 20 कॉमन लेके √3 माइनस 1 मीटर। सर जो एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो हाइट है सर ये आप ही डस्टबिन में डाल दे। सर ये 20 सर किसका है सर? ये बेटा बिल्डिंग का है सर। बिल्डिंग सर का हाइट है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। जैसे बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग था ना, वैसे ही बिल्डिंग के ऊपर टावर सर है। फिर ये 20+X हो जाएगा क्या? हाँ, सर 20+X हो 20√3 जाएगा। आ रही है बस। ओके सर। बेटा 20√3 क्या है आपका? हाइट किसकी? पूरे टावर की, पूरा बिल्डिंग टावर की। की नहीं है, बिल्डिंग प्लस टावर की हाइट आई है आपके पास 20√3। इसमें से बिल्डिंग की हाइट माइनस करो। और सर बिल्डिंग का सर 45 डिग्री है। यस सर। हाँ, सर बिल्डिंग का बिल्डिंग 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ट्रांसमिशन टावर के टॉप का 60 डिग्री। सर या फिर बिल्डिंग का सर 45 होगा। सर हाँ, बिल्डिंग का 60 होगा क्या? बिल्डिंग का टॉप बेटा 45 डिग्री है। ओके सर। ट्रांसमिशन टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 डिग्री।
सेम टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग द हाइट इन ट्रायंगल डीबीसी, आपको डीसी का वैल्यू निकालना है। आफ्टर दैट, यूजिंग दिस बेस, डीसी का वैल्यू यूज करके इन ट्रायंगल एडीसी आपको एसी का वैल्यू निकालना। आपने अगर इनके पॉइंट्स के नाम अलग लिखे हैं तो उनको चेंज मत करना प्लीज, ठीक है। और फाइनली आपको एसी में से बीसी माइनस करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। एसी का वैल्यू आपके पास आएगा 20√3। डीबी बेस का वैल्यू आपके पास आएगा 20। और फाइनली AB का वैल्यू आपके पास आएगा 20, कॉमन लोगे ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। सर हाँ जी। सर क्वेश्चन नंबर 8 का भी सेम डायग्राम बनेगा। सब बी क्या सब पता। BC से 20 है। BC 20 है बेटा, दे ही रखा है। नो सर, सॉरी सर, ये बेस DC 20 है क्या? हाँ जी, बेस 20 मीटर है। सर हाँ जी। सर यहाँ पे डीबी की जगह डीसी आएगा ना 20 मीटर। डीबी और बीसी दोनों ही 20 मीटर है भैया। डीबी नहीं, सॉरी, डीसी आएगा, सही बात कर रहे हो। थैंक यू। बेटा किसी का रह रहा है क्या क्वेश्चन? सबका हो गया क्या? यस सर। सर हाँ जी। यस सर। और सर ये AB सर 20√3 है। नहीं बेटा, AC 20√3 है। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम द ग्राउंड। AC, मेरे डायग्राम में AC जो लेंथ है दैट इज 20 प्लस x जो है वो 20√3 है। आगे है। लास्ट में आप AB निकालोगे माइनस करके दोनों। सर कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज? है कितने क्या क्वेश्चन कह है रहे हो? सर इस एक्सरसाइज में? शायद 16 क्वेश्चन है, 13 या 16 क्वेश्चन है, ध्यान नहीं। हाँ जी, किसी को डाउट? किसी कोई नो ऐसा सर। है जिसका आंसर नहीं आया? चलो तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए ट्राई करने के लिए। कौन से? क्वेश्चन नंबर 8, 9 और एग्जाम्पल्स में 6 और 7। ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए ट्राई करने के। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में डायग्राम नहीं दे रखा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ाना। नहीं बने, नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लीज अपने दीदी भैया से पूछना चाहो तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा नहीं पूछो, और मेरे से ही पूछ लो मंडे को। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में ऑब्वियसली एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड है, बट
डायग्राम मत देखना, अपनी तरफ से एक बार डायग्राम बनाना, उसके बाद इसको देख। ओके। और जिन लोगों का रिजल्ट अभी तक मतलब अपन ने डिस्कस नहीं किया, वो लोग बच्चे रुक जाओ, बाकी सब एग्जिट कर दो क्लास। जिन बच्चों का टेस्ट मतलब मार्क्स वार्क्स नहीं बताया मैंने, वो रुक जाओ, बाकी बच्चे एग्जिट कर दो। थैंक यू।